हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है जो कि आज पार्ट 20th है। आज हम फिर से कुछ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हैं। आपके जितने भी नर्सिंग के एग्ज़ाम हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जॉब वाले, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सेम PYQ सीरीज़ है जो अभी कंटिन्यू करते आ रहे हैं। लगभग अभी 19 पार्ट हो चुके हैं। 20th पार्ट आपके सामने है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। इन हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन फ्लूइड मूव्स फ्रॉम। अब यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं, तो आप यहाँ पे देखो। सबसे पहला कीवर्ड है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन तो आपको पता है कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। जब बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब ये हाइपरटोनिक क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सोल्यूशन के बारे में। देखो होता क्या है, बेसिकली जो सोल्यूशन होता है ये दो तरह का होता है। ठीक है, जो सोल्यूशन होता है ये दो तरह का होता है। पहले तो ये सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं सोल्यूट और एक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है ये मेजर अमाउंट होता है। इसको कैसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल जो वाटर है, पानी है, इसको हम सॉल्वेंट मानेंगे और सोल्यूट को मान के चलो सॉल्ट, शुगर, लेमन, जो भी आपने मानना है वो हो गया सोल्यूट। मतलब मेजर अमाउंट जो है लगभग 90% अमाउंट आपका सॉल्वेंट होता है और जो 10% अमाउंट जो होता है वो सोल्यूट होता है। अब कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे सोल्यूशन की जो है प्रॉपर्टी होती है, या तो ये हाइपरटोनिक होगा या तो ये हाइपोटोनिक होगा। अब देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। कंसंट्रेशन के बेसिस पे कंसंट्रेशन डिपेंड करती है आपके सोल्यूट पे कि सोल्यूट कितना है। फॉर एग्जांपल आप इसको सिंपल समझो कि आप अगर कोई चाय बना रहे हो, टी बना रहे हो, उस टी में शुगर ज्यादा डल गया, तो जो ज्यादा शुगर डल गया, ज्यादा शुगर वाली चाय है तो वो कंसंट्रेटेड चाय है। मतलब उस चाय में जो सोल्यूट था, जो शुगर था, वो ज्यादा डल गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड टी। और अगर वही शुगर की मात्रा जो होगी कम होगी, अगर वो कम डालेंगे तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो सोल्यूशन या तो डाइल्यूट होता है, या तो उसकी कंसंट्रेशन डाइल्यूट होगी, या तो वो कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, या तो अब देखो इसी कंसंट्रेशन के बेसिस पे सोल्यूशन में हमने दो चीजें पढ़नी होती हैं। एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन और एक होता है हाइपोटोनिक। आपने क्लास 10th में भी है ये सोल्यूशन चैप्टर, और आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा जरूर सोल्यूशन, वहां पे आपने इसको अच्छे से समझा होगा। बट फिर भी मैं बेसिक बता दूं, क्योंकि नर्सिंग में, मेडिकल में ये सोल्यूशंस की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम IV फ्लूइड, जो फ्लूइड थेरेपी देते हैं पेशेंट को, वहां पे हमें ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब इसमें जो कंसंट्रेशन होगी वो हाई होगी, और हाइपोटोनिक में जो कंसंट्रेशन होगी वो लो होगी। अब कंसंट्रेशन कौन डिसाइड करता है, सोल्यूट। इसमें सोल्यूट जो होगा वो क्या होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा, इसमें सोल्यूट होगा जो वो कम होगा। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और एक होता है उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या हो गया, आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेम मात्रा रहती है, इसमें कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता, ये बराबर बिल्कुल एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है। ठीक है, समझ आ गया। इसमें कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनता, फ्लूइड कोई मूवमेंट नहीं करता आइसोटोनिक सोल्यूशन में। होप सो थोड़ा बेसिक था, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है इन हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन फ्लूइड मूव्स फ्रॉम। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है, यहाँ आपको समझ आ गया कि कंसंट्रेशन की वजह से डिहाइड्रेशन हुई है, कंसंट्रेशन हाई है, मतलब हाइपरटोनिक, मतलब हाइपरटोनिक में फ्लूइड का क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो फ्लूइड का लॉस हुआ होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल आपको बोलूं, एक यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में हमने एक सोल्यूशन डाल दिया। ठीक है, एक सोल्यूशन डाल देते हैं हम, और वो सोल्यूशन क्या है, ये सोल्यूशन है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, कौन सा सोल्यूशन है ये, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है ये। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में अब हम एक सेल डाल देंगे। जब हम इस सोल्यूशन में सेल डाल देंगे ना, तो बाहर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, तो वाटर सेल के अंदर से कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आना स्टार्ट कर जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। आपकी सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी सेल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो यहां से अब ऑप्शन को समझते हैं कि हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में फ्लूइड कहां से कहां मूव करेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस से सेल की तरफ। सेल के अंदर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बाहर सोल्यूशन हाइपरटोनिक है। अगर हाइपोटोनिक होता तो हम बोलते कि बाहर से अंदर आएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, सरासर गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, सेल टू इंटरस्टिशियल स्पेस, कि सेल से इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, मतलब सेल से बाहर जा रहा है। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो इसको ठीक रखते हैं। नेक्स्ट, सेल टू बॉडी कैविटी। देखो बॉडी कैविटी नहीं, सेल के बाहर क्या है, सेल के एग्जैक्ट बाहर
इंटरस्टेशियल स्पेस आएगी ना, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सेल टू बॉडी कैविटी नहीं आएगा। देखो इन दोनों में ना कंफ्यूज होगा बच्चा, इन दोनों में ही कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, बट मैं आपको बता दूं सेल के बाहर, जस्ट बाहर क्या है, तो इंटरस्टेशियल स्पेस है, तो सेल से फ्लूइड जो है बाहर की तरफ जाएगा। इंट्रावेस्कुलर बॉडी है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। देखो क्वेश्चन तो बहुत बेसिक था, बट मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया हाइपोटोनिक वगैरह वहां। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, वहां पे अब मैंने तीनों सॉल्यूशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखे हैं। अब देखो इस स्लाइड में आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ध्यान से इस स्लाइड को देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो टाइप ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की अगर हम बात करेंगे, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, आर। कितने तरह की डिहाइड्रेशन है, तो हमारे पास 3 तरह की डिहाइड्रेशन है। एक तो आ गई आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या है, तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में सिंपल वाटर जो है, वाटर एंड डिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब जितना वाटर लॉस हो रहा है उतना ही डिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो रहा है, तो कोई ग्रेडियंट में फर्क नहीं आएगा, तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहेंगे। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा, तो हाइपोटोनिक मतलब टोनिसिटी कम, कंसंट्रेशन कम हो गई, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस मोर देन वाटर, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा लॉस होंगे एज कंपेयर टू वाटर लॉस। ठीक है, वाटर लॉस से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गए, इसीलिए तो सोल्यूशन क्या हो गया, जब इलेक्ट्रोलाइट निकल गए मतलब सल्यूट निकल गए, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो फ्लूइड मूव्स फ्रॉम, आपको क्वेश्चन कहां से पूछता है, आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, और फ्लूइड मूव कहां से कहां कर रहा है ये क्वेश्चन पूछता है। फ्लूइड की मूवमेंट पे क्वेश्चन हर बार बनाता है, तो फ्लूइड मूव कहां करेगा हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में, इंटरस्टिशियल टिश्यू से प्लाज्मा की तरफ या सेल की तरफ। ठीक है, प्लाज्मा टू सेल मतलब इंटरस्टिशियल टिश्यू और प्लाज्मा टू सेल, प्लाज्मा से सेल की ओर या इंटरस्टिशियल टिश्यू से सेल की ओर, मतलब सेल के अंदर आएगा फ्लूइड। कब आएगा, जब सोल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा, क्योंकि सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो आपने एसपीएम पढ़ा होगा, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ऑस्मोसिस करती है और ये परमिट करती है सिर्फ और सिर्फ वाटर को, तो वाटर एसपीएम से मूव करता है और वाटर जो है अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर या हाई से लो की ओर जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे वाटर जो है हमेशा वाटर की रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो हाई टू लो जाता है, लेकिन अगर हम ऑस्मोसिस देखें तो ऑस्मोसिस में होल सोल्यूशन कंसंट्रेशन देखी जाती है। तो देखो ये है तो बेसिक, बट इसमें कंफ्यूजन काफी होते हैं। ठीक है, जब कभी क्वेश्चन आएगा कंसंट्रेशन पे और भी आगे जब कंसंट्रेशन पे कोई टॉपिक आएगा, या मैं अलग से ये टॉपिक ही बना के डाल दूंगा, क्योंकि यहां से काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने आपको सिंपल कहा हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, ये बीकर है, इसके अंदर हम एक सोल्यूशन डालते हैं, ये हमने सोल्यूशन डाल दिया, ये क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन का इसमें सोल्यूट की मात्रा कम है। अब हम इसके अंदर जब एक सेल डालेंगे तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हमेशा अब कंसंट्रेशन इसके अंदर ज्यादा है, हाइपोटोनिक है, तो बाहर से अंदर की ओर, अब अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर की ओर फ्लूइड आना स्टार्ट हो जाएगा और सेल जो है स्वेलअप हो जाएगी। सेम ऐसी चीज आपने देखी होगी कहां पे, जब आप ड्राई फ्रूट्स में जो सोगी होती है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में जो सोगी, आप सिंपल ड्राई फ्रूट्स भी जब पानी में डालते हो तो उसके अंदर पानी आ जाता है ना और वो फूल जाती है, तो वैसा वैसा ही कुछ ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर, तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, हाइपरटोनिक मतलब टोनिसिटी ज्यादा, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब सॉल्यूट ज्यादा। तो इसमें क्या है, वाटर लॉस मोर देन इलेक्ट्रोलाइट लॉस। यहां पे वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है, मतलब एक सोल्यूशन में से जब वाटर का लॉस ज्यादा होगा तो ये जो बचेगा सोल्यूशन, ये क्या बच जाएगा, ये हाइपरटोनिक होगा। ठीक है, हाइपरटोनिक होगा क्योंकि वाटर ज्यादा निकल गया। और अगर ऐसे ही एक सोल्यूशन में से इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा निकल गए, तो पीछे बचा क्या, पीछे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा बचा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा बचा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक 2-3 बार इस चीज को पढ़ोगे, समझोगे, तो एक बार जब समझ आ गया फिर नहीं भूलता आसानी से। ठीक है, बट रिवीजन मस्ट है, रिवाइज भी किया करो लेक्चर्स को। ठीक है, तो क्या है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में वाटर लॉस मोर देन इलेक्ट्रोलाइट लॉस। तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड मूव्स फ्रॉम सेल टू इंटरस्टिशियल टिश्यू। तो फ्लूइड कहां जाएगा, सेल से इंटरस्टिशियल टिश्यू की तरफ या प्लाज्मा की तरफ। इट कॉजेज प्लाज्मोलिसिस। इसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, क्योंकि सेल से बाहर आ रहा है फ्लूइड, तो सेल से बाहर आएगा तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी बेचारी, है ना, सेल की श्रिंकनेस हो जाएगी। तो श्रिंकिंग या डिक्रीज ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ अ लिविंग सेल, तो साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा, लिविंग सेल का सेल श्रिंक हो जाएगी, इसी को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ठीक है,
व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जब हम सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वाटर बाहर आ जाएगा। मैंने आपको बताया सिंपल, अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट भी देखना हो, या आप क्या करो, एक पानी लो एक बीकर में, उसमें नमक डाल दो 1-2 चम्मच और उसको ठीक ठाक, मतलब नमक ना कंसंट्रेटेड नमक बनाओ, उसके बाद कोई भी फ्रूट उसके अंदर डाल दो, आप देखोगे कि फ्रूट श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, जो वाटरी फ्रूट जो होगा, फॉर एग्जाम्पल जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स आप डालोगे तो एकदम से ग्रेप्स अंदर से पानी बाहर निकाल देगा अपना सारा। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस। आप देखोगे नमक जब भी हम किसी सरफेस पे मीट वगैरह पे या कहीं पे रखते हैं तो पानी बाहर आ जाता है ना। सब्जी भी जब आप बनाते हो तो नमक जैसे आप डालोगे तो वाटर बाहर आता है, तो वही कंसंट्रेशन का खेल है सारा। ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर का लॉस हो जाता है, इसकी वजह से ही होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बढ़े अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। बहुत आसान, अभी पढ़ा हमने, ऑप्शन में देखो। ठीक है, बहुत आसान है। तो हाइपरटोनिक में मैंने आपको बोला सेल से बाहर कब आएगा, तो जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। तो इसने डायरेक्टली हमको सोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा था, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। सेल से प्लाज्मा की तरफ कौन शिफ्ट करवाएगा, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन शिफ्ट करवाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब क्वेश्चन बड़ा बनाता है ना एग्जामिनर तो की पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, तो इजी हो जाता है ढूंढने में। ठीक है, देखो समझो कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसी अप्रोच से आप सॉल्व करोगे। स्टेटमेंट भेजते तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या लिखा है, ए फिजिशियन ऑर्डर आईवी। एक फिजिशियन ने आईवी ऑर्डर किया, आईवी मींस आईवी फ्लूइड चढ़ाने के लिए बोला होगा, इंट्रावेनस देने के लिए ड्रग बोला होगा। तो ए फिजिशियन ऑर्डर्ड आईवी क्या, पोटाशियम, आईवी पोटाशियम फॉर अ चाइल्ड। आप देखो कीवर्ड्स क्या है, आईवी पोटाशियम देना है किसको, चाइल्ड को, विद हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। उस बच्चे को क्या है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है, बच्चे को हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है। ए नर्स परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट प्रियोरिटी असेसमेंट। अब नर्स जब ये चीज परफॉर्म करेगी, उसको सबसे पहले हाईएस्ट प्रियोरिटी असेसमेंट क्या देखनी है, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग पोटाशियम को एडमिनिस्टर करने से पहले उसको जो सबसे मोस्ट प्रियोरिटी असेसमेंट क्या लेनी है। तो यहाँ पे असेसमेंट पे क्वेश्चन पूछा है उसने। ठीक है, तो केस क्या है, आईवी फ्लूइड डॉक्टर ने ऑर्डर किया हुआ है, पोटाशियम देना है बच्चे को। अब हम बच्चे में सबसे पहले क्या असेस करेंगे, वो फ्लूइड देने से पहले। तो ऑप्शन ए है आपके पास, टेकिंग द टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का तो कोई लेना देना ही नहीं है फ्लूइड चढ़ाने के लिए, तो इसको हम बिल्कुल काट देंगे कि टेम्परेचर के साथ कोई लेना देना ही है। नेक्स्ट क्या है, टेकिंग ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर आएगा, या ऑब्टेनिंग वेट, क्या वेट चेक करेंगे हम। तो यहां पे हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है, चेकिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट। यहां पे क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, चेकिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट। क्यों यूरिन आउटपुट देखते हैं हम, यूरिन आउटपुट का क्या लेना देना है। देखो जब भी हम पोटाशियम देते हैं ना, तो पोटाशियम में हम पेटेंसी देखते हैं किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग है नहीं, क्योंकि अगर प्रॉपर यूरिनेशन वाइडिंग नहीं कर रहा होगा बेबी, तो दिक्कत क्या हो सकती है, क्योंकि हम पोटाशियम दे रहे हैं तो हाइपरकैलेमिया की कंडीशन बन सकती है, वो थ्रेटन हो सकता है हार्ट के लिए, कार्डिक डिजास्टर आ सकता है उसकी वजह से। इसलिए पोटाशियम जब भी हमको देना होता है पेशेंट को, तो हमको पहले उसका यूरिन आउटपुट चेक करना पड़ता है कि प्रॉपर वाइडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं ओलिगोयूरिया जैसी कंडीशन तो नहीं है। इसका रैशनल अगले पेज पे भी दिया है, मैं उसको वहां पे एक बार अच्छे से डिफाइन करता हूं आपको, और ये इसकी पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। तो देखो हमेशा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि पोटाशियम ऑर्डर जब होता है तो हमको क्या देखना होता है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन अब से एग्जाम में आ रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे स्लाइड को। तो क्या लिखा है, इफ आईवी पोटाशियम इज प्रिस्क्राइब्ड, अगर आईवी पोटाशियम प्रिस्क्राइब्ड है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एंश्योर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन दैट द चाइल्ड हैज वाइडेड एंड हैज एडिक्वेट रीनल फंक्शनिंग। हमको देखना है कि पेशेंट ने वाइड, चाइल्ड ने वाइड किया है, यूरिनेट किया है, और एडिक्वेट रीनल फंक्शनिंग, उसकी प्रॉपर रीनल मतलब किडनी फंक्शन कर रही है। क्योंकि देखो अब क्या है, पोटाशियम क्लोराइड शुड never be administered if urine output is less than 2 ml per kg per hour। मतलब ओलिगोयूरिया अगर होगा तो उस कंडीशन में हमको कभी भी पोटाशियम क्लोराइड नहीं देना है। क्यों, बिकॉज इट मे कॉज हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया के डिजास्ट्रस कंडीशन है हाइपरकैलेमिया। ठीक है, तो पोटाशियम बढ़ जाता है तो काफी दिक्कत होती है। अब आप मेरे को कमेंट में ना एक आंसर दो कि हाइपरकैलेमिया जो है, हाइपरकैलेमिया से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी में। ठीक है, क्या क्या डिसफंक्शनिंग होती है, क्या क्या डिसऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी में, क्या क्या थ्रेटन कंडीशंस क्रिएट होंगी अगर हाइपरकैलेमिया की कंडीशन राइज होती है पेशेंट में। तो ठीक है, ये आंसर आप मुझे देंगे। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सिम्टम्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। ये कह रहा है कि सिम्टम्स हमने देखने जो क्या सिम्टम्स हैं सीवियर डिहाइड्रेशन के इन एन एडल्ट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग। हमको सिंपल सी बात है, इसने सिम्टम्स बताए हुए हैं। आपको मेन कैची जो होता है, एग्जामिनर देखो यहां पे आपको एग्जामिनर हराने की कोशिश करता है, ये जो एक्सेप्ट होता है ना, यही एक्सेप्ट की दिक्कत है। वो कह रहा है हमको कि जो ये सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स सीवियर डिहाइड्रेशन एडल्ट के इंक्लूडिंग ऑल, ये सारे एडल्ट के जो है एडल्ट के सिम्टम
दिए हैं डिहाइड्रेशन में। अब हमको इसके अलावा एक मतलब नहीं दिया होगा, तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले देखो, क्या डिहाइड्रेशन में पाल्पिटेशन होती है? तो बिल्कुल होती है सर, हाँ होती है पाल्पिटेशन। डिजीनेस होती है? तो बिल्कुल होती है। वीकनेस होती है? तो बिल्कुल होती है। डिक्रीज थर्स्ट, डिहाइड्रेशन है, बॉडी में पानी की कमी है और उसको प्यास कम लगेगी क्या? बिल्कुल नहीं, सरासर नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तो मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा था ना, तो यही इसका आंसर है, यहाँ पे छुपा हुआ था। डिक्रीज थर्स्ट इज द राइट आंसर। इसको छोड़ के बाकी सभी सिम्टम हैं किसके? सीवियर डिहाइड्रेशन के। तो जिस अप्रोच से मैंने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सेम यही अप्रोच आपने लगानी है। जब भी एक्सेप्ट वाली चीज आएगी तो हमेशा एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, सीधा आंसर की तरफ तो नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे डिहाइड्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ टिडबिट्स यहां से, ये जो स्लाइड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। इस स्लाइड को जिस बच्चे ने ढंग से समझ लिया, लिख लिया, उसका अब फ्लूइड इंबैलेंस में या इस तरह के जो क्वेश्चन डिहाइड्रेशन के ऊपर आते हैं कभी गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहले देखो पॉइंट क्या है, इन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के दौरान, इन डिहाइड्रेशन, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं, चलो ब्लू कर लेते हैं। देखो, इन डिहाइड्रेशन वाटर इज प्राइमरली लॉस। डिहाइड्रेशन में वाटर जो है प्राइमरली क्या लॉस होता है? तो वाटर लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉजेज क्या होंगे? तो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बढ़ेगा बॉडी में, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेंगे। और हाइपरटोनिसिटी, हाइपरटोनिसिटी सॉल्वेंट, जब सोल्यूट बढ़ जाएगा तो हाइपरटोनिसिटी बढ़ेगी, है ना, बॉडी में इंबैलेंस आएगा, हमारी बॉडी में जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट है उनका लेवल बढ़ेगा क्योंकि वाटर कम हो गया, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गई। अब देखो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन को और क्या कहेंगे? हाइपोवोलीमिया। हाइपो मींस कम, वोलीमिया मींस वॉल्यूम कम हो गया, वाटर का वॉल्यूम कम हो गया। डिहाइड्रेशन या हाइपोवोलीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किस किस से कैरेक्टराइज होता है? तो थर्स्ट से कैरेक्टराइज होता है, प्यास लग रही है ज्यादा तो मतलब पानी कम है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का सीधा मतलब क्या हो गया, जब भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, हाइपोवोलीमिया होता है, वॉल्यूम की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, तो हम अचानक से ले डाउन पोजीशन से जब खड़े होंगे ना, एकदम से देखो आप जब बैठे हुए हो और अचानक से खड़े हो रहे हो तो ऐसा लगता है ना कि चक्कर आ रहा है ना, एकदम से लगता है कि चक्कर आएगा, अनस्टेबिलिटी आ गई, बट वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होता है ना, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। लो बीपी की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया का मतलब हार्ट रेट का बढ़ना। तो डिहाइड्रेशन में क्या क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? थर्स्ट है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, ट्रैकीकार्डिया है, रैपिड थ्रेडी पल्स है, रैपिड रहेगी, थ्रेडी पल्स रहेगी, ओलिगोयूरिया, यूरिन आउटपुट जो है कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज्ड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, मोर देन 1.026। आप मुझे जल्दी से कमेंट में आंसर दोगे, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है यूरिन की? जल्दी से कमेंट करो। मोर देन 1.0, देखो आप मोर देन 1.026, दैट मींस इससे कमी होती होगी, ठीक है। उसके बाद थिक होगा, डार्क यूरिन होगा, यूरिन का कलर जो है वो येलोविश होगा, डार्क येलो कलर होगा, ठीक है। वीकनेस होगी, फीवर होगा, ठीक है। हाइपरथर्मिया जैसी कंडीशन आएगी, ठीक है। उसके बाद कोटेड टंग, टंग जो है कोटेड रहेगी, व्हाइट सी लार रहती है टंग के ऊपर, अलग से कोट चढ़ जाता है क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, ये कॉम्प्लिकेशन है ये। संकंड आई, एकदम से मतलब आई संकंड रहेगी, छोटी सी ड्राई आई रहती है, ठीक है। हाइपर ऑस्मोलैरिटी, वेट लॉस हो जाता है। डिक्रीज स्किन टर्जिडिटी, जो स्किन में टर्जिडिटी होती है आपकी, ऐसा लगता है ना जब स्किन को आप दबाते हो तो टर्जिडिटी रहती है अंदर से, ऐसा लगता है कि हाँ स्किन जो है बिल्कुल फ्लैसिड नहीं है। तो जैसे बूढ़ों की स्किन आप देखोगे, उसको छुओ आप ऐसा लगता है मरी हुई स्किन, तो वो क्या डिहाइड्रेटेड स्किन होती है वो, ठीक है। स्किन टर्जिडिटी कम हो जाती है। और डिले कैपिलरी रिफिल, जो कैपिलरी का रिफिल है, रिफिल टाइम लेस देन 2 सेकंड्स होता है या 2 सेकंड नॉर्मल होता है, उससे बढ़ जाता है, कैपिलरी का रिफिल टाइम जो है वो डिले हो जाता है। तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा क्या था, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सीवियर डिहाइड्रेशन, जब सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो सेलुलर डिसरप्शन हो सकता है। सीवियर डिहाइड्रेशन में सेलुलर डिसरप्शन हो जाता है, ठीक है, ओरिएंटेशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल डिलीरियम होगा। अब ये डिलीरियम क्या है, ठीक है, फैंटिंग होगी। अब देखो ये जो वर्ड्स है ना, आप एक चीज को देखो, जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी मेडिकल की टर्म्स आती हैं, बहुत सारी टर्म्स को मैं एक्सप्लेन भी करता हूं, कुछ टर्म्स मेरे से स्किप हो जाती हैं। आपका सिंपल काम क्या है, सब गैजेट्स का यूज करते हो, मोबाइल्स का यूज करते हो, एजुकेशन बहुत इजी हो चुकी है आज की डेट में, रिसर्च आप इजीली कर सकते हो। आप डायरेक्टली उस वर्ड को गूगल कर दिया करो, उसकी डेफिनेशन सिंपल वर्ड में साइड पे लिख लिया करो, ताकि जब 1-2 बार आप उसे पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। अब डिलीरियम हो सकता है, ठीक है, फैंटिंग हो सकती है ना, ठीक है, हाइपरथर्मिया हो सकता है, फीवर आ सकता है, ठीक है। मेडिकेशन टॉक्सिसिटी,
कोई भी दवाई ले रहे हो उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन, रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है, और डेथ में आकर तो डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए डिहाइड्रेशन को जो है इमरजेंसी कंडीशन कहा गया है डिहाइड्रेशन में। तो इसीलिए पेशेंट को डिहाइड्रेटेड नहीं रखा जाता कभी भी, हमेशा हाइड्रेशन लेवल उसका मेंटेन किया जाता है। तो ये स्लाइड जो थी काफ़ी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस स्लाइड को ध्यान से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको नोट डाउन कर लो। जो नोट डाउन कर रहा है अच्छी बात है, अदरवाइज जो स्क्रीनशॉट ले रहा है कोई जॉब वगैरह में है तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट से भी आप 2-3 बार करोगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड पे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इंक्लूडिंग ऑल। ये कह रहा है सीधी बात, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट मतलब सीधा डिहाइड्रेशन के ऊपर बोल रहा है कि डिहाइड्रेशन के सिम्टम वगैरह उसी के बारे में पूछ रहा है। ये सब करेक्टरिस्टिक हैं डिहाइड्रेशन के, इसको छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के, किसको छोड़ के, तो वो ऑप्शन में होगा। एलिमिनेशन मेथड का फिर से यूज करेंगे। तो क्या डिक्रीज होगी स्किन की टर्जिडिटी, द करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, डिहाइड्रेशन में क्या डिक्रीज होती है स्किन की टर्जिडिटी, बिल्कुल होती है, डिक्रीज होती है। अच्छा पोस्टरल हाइपो, अब जो मैंने यहाँ पे ये पढ़ा है ना आपको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, यही होता है क्या, पोस्चर जैसे हम चेंज कर रहे हैं, ले डाउन से खड़े हो रहे हैं तो एकदम से हाइपोटेंशन बीपी लो होता है, ठीक है, तो पोस्टरल हाइपोटेंशन बिल्कुल होता है सर। इंक्रीज टेम्परेचर, क्या डिहाइड्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो हाँ, हाइपरथर्मिया पढ़ा था ना सीवियर डिहाइड्रेशन में, तो हाँ होता है। तो इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, तो बिल्कुल नहीं, कोई रिलायबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि एक्सेप्ट हमको पूछा था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में आते हैं क्योंकि यही स्टूडेंट फंस जाता है। क्लियर, वो सीधा क्वेश्चन पढ़ेगा और ये पहला ही ऑप्शन टिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, जब भी एक्सेप्ट है तो सभी ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे और एलिमिनेट करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है फ्लूइड डेफिसिट मोस्ट एक्यूरेटली असेस्ड बाय। ये कह रहा है फ्लूइड डेफिसिट मतलब डिहाइड्रेशन को हम मोस्ट एक्यूरेटली कैसे असेस कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो चेंज इन बॉडी वेट, हाँ कुछ हद तक ठीक लग रहा है कि चेंज इन बॉडी वेट, जब डिहाइड्रेशन होती है तो बॉडी वेट में थोड़ा फर्क पड़ता है, वेट कम हो जाता है, बट ये उतना रिलायबल नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्किन, हाँ बिल्कुल होती है, प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्किन होती है, एसेस कर सकते हैं इसमें भी। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अल्टर जनरल अपीयरेंस, देखो इन चारों में चारों लगभग ठीक हैं, बट एक्चुअल में जो मोस्ट रिलायबल आंसर है वो ऑप्शन सी आ जाता है। इसमें क्या है, डिक्रीज इन बीपी, हमने पढ़ा था ना, ये जो हमने अभी देखा ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ठीक है, या पोस्टरल हाइपोटेंशन, तो होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जैसे क्योंकि ब्लड प्रेशर क्या है यार, देखो पानी कम तो प्रेशर कम, ब्लड में प्लाज्मा कम तो प्रेशर कम, समझ आ गया, तो यहां से इसको याद रखेंगे। क्लियर, इज इट क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पे फिर से केस बेस्ड क्वेश्चन है। ए चाइल्ड हैज, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए चाइल्ड हैज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट मतलब डिहाइड्रेशन, ठीक है, अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन है। तो बट क्या अप्रोच हम लगा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की, सेम यही अप्रोच आपने भी लगानी है, तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जिस तरह से मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं इसी तरह से समझने की, क्वेश्चन को ब्रेक करने की और कीवर्ड्स पकड़ा करो। तो क्या है, ए चाइल्ड हैज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट मतलब एक बच्चा है उसको डिहाइड्रेशन है। द नर्स परफॉर्म एन असेसमेंट एंड डिटरमाइंस दैट ए चाइल्ड इज इंप्रूविंग। अब नर्स क्या कर रही है, एसेस कर रही है बच्चे को, ये पता है कि उसको पहले डिहाइड्रेशन थी, अब नर्स उसको एसेस कर रही है। अब इंप्रूविंग, तो चाइल्ड जो है वो इंप्रूव कर रहा है, एंड डेफिसिट इज रिजॉल्विंग, डेफिसिट रिजॉल्व हो रहा है मतलब चाइल्ड इंप्रूव कर रहा है। कैसे उस नर्स को पता चल रहा है कि बच्चा इंप्रूव कर रहा है, मतलब अब वो एसेस कर रही है। तो ये ऑप्शन है, कौन सा आंसर है, तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज 1.30, यार ये तो ज्यादा है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे ज्यादा है। तो नेक्स्ट ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। द चाइल्ड हैज नो टीयर, ये तो टीयर का कोई लेना देना ही नहीं है यार, ठीक है, ये दोनों गलत हैं सरासर। कैपिलरी रिफिल टाइम इज लेस देन 2 सेकंड, हाँ 2 सेकंड से कम हो चुका है कैपिलरी रिफिल टाइम, मतलब नॉर्मल कंडीशन आ रही है। कैपिलरी रिफिल, ऐसे देखो डिहाइड्रेशन में क्या होता था, डिहाइड्रेशन में जो कैपिलरी रिफिल टाइम जिसको हम CTR बोलते हैं, ये बढ़ जाता था, 2 से ज्यादा 2-3 सेकंड हो जाता था, ठीक है। तो ये टाइम जब कम हो रहा है दैट मींस ये इसका ठीक आंसर आएगा। बट पहले हम लास्ट पॉइंट भी पढ़ लेंगे फिर समझ आएगा। तो यूरिन आउटपुट इज लेस देन 1 ml पर kg, तो ऑलिगोयूरिया कंडीशन है, बिल्कुल नहीं, डिहाइड्रेशन में ऐसा होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। SGPGI में आ चुका है ये क्वेश्चन, इवन RRB में भी आ चुका है क्वेश्चन और नॉर्सेट में भी आ चुका है। तो 3 एग्जाम्स में ये सेम इसी तरह से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई। नोट करना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके कर लेना। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, पहले मैं इस CTR को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस CTR के।
देखो नॉर्मल जो है कैपिलरी रिफिल टाइम जो सीआरटी होता है वो कितना होता है, इज 2 सेकंड और लेस, 2 सेकंड या 2 से कम तो नॉर्मल सीआरटी है, मतलब कैपिलरी रिफिल टाइम नॉर्मल है। क्लियर। ये कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होता है, आप ना डायरेक्टली यूट्यूब पे लिखोगे ना एलेंस रूल तो वो आपको समझा देगा। कैपिलरी रिफिल में क्या होता है, सिंपल सा, जब हम अपने रिस्ट को बंद करते हैं, आपने देखा होगा ब्लड क्या बोलते हैं, जब आपका ब्लड टेस्ट होना होता है उस टाइम पे देखो टॉर्निकेट लगाते हैं, वो टॉर्निकेट लगा के क्या करते हैं, ब्लड एकदम रोक देते हैं, है ना। कैपिलरी रिफिल टाइम में हम क्या करेंगे, रिस्ट को एकदम से दबा देंगे, जब हम अपनी रिस्ट को पूरा बंद कर देंगे तो हाथ देखोगे बिल्कुल ये व्हाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर एकदम से छोड़ो और वो हाथ देखो रेड हो जाएगा क्योंकि ब्लड आ गया, कैपिलरी में वापस ब्लड आ गया, तो वो ऐसे कैपिलरी रिफिल देखा जाता है। ठीक है, तो ये कैपिलरी रिफिल टाइम या तो 2 सेकंड होता है या 2 सेकंड से कम, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। मोर देन 3 सेकंड अगर होगा, मोर देन 3 कैपिलरी रिफिल टाइम इज साइन ऑफ शॉक या डिहाइड्रेशन। ये शॉक या डिहाइड्रेशन का साइन होता है 2 से 3 सेकंड। ठीक है, ये बॉर्डर लाइन होता है, मतलब एबनॉर्मल है ये 2 से 3 सेकंड, तो या तो 2 होना चाहिए या तो 2 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी को छोड़ के एक्सेप्ट ऑप्शन सी, ऑल अदर ऑप्शन आर स्टिल इंडिकेशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। बाकी तीनों जो थे ये डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स दिखा रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। ये कह रहा है हमको इनमें से बताओ सबसे पहला साइन कौन सा होगा डिहाइड्रेशन का। ट्रैकिकार्डिया, हार्टबीट का बढ़ना, पोर स्किन टर्जिडिटी, स्किन की टर्जिडिटी का पुअर होना, बिल्कुल होता है, ऐसा भी होता है। रेस्टलेसनेस, एकदम से रेस्टलेसनेस लगना, प्यास लगना या डार्क कलर यूरिन आना। तो सबसे पहला साइन तो प्यास लगना होगा ना, प्यास लग रही है और यूरिन जो है डार्क कलर आ रहा है, ये सबसे पहला साइन है क्योंकि इसने हमको फर्स्ट साइन, बाकी हैं तो ये सारे साइन डिहाइड्रेशन के ही, बट इसने फर्स्ट साइन पूछा है तो क्या आएगा, थर्स्ट एंड डार्क कलर यूरिन। काफी इजी क्वेश्चन था, उतना ज्यादा नहीं था, उतना ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कहेगा कि सर पुअर स्किन टर्जिडिटी होती है, बिल्कुल होती है। रेस्टलेसनेस होती है, ट्रैकिकार्डिया होता है बिल्कुल, और ये सबसे पहला साइन है तो डी आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच फ्लूइड इज लॉस्ट इन एक्यूट वेट लॉस ऑफ 0.5 kg। ठीक है, एक्यूट वेट लॉस मतलब सडन वेट लॉस हो रहा है, 0.5 kg वेट लॉस हुआ। ठीक है, तो कितना फ्लूइड इसका लॉस हुआ होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे सीधा सीधा बात यह है कि फ्लूइड के साथ कोई रिलेशन है हमारे वेट का, बिल्कुल है। जब भी किडनी पेशेंट, मैंने बोला आपको पहले भी कुछ लेक्चर्स में बताया, इडीमा पेशेंट, किडनी पेशेंट में हम उसका रोज वेट चेक करते हैं, वहां से हमको अंदाजा लगता है कि कितना इसका फ्लूइड लॉस हुआ है, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, तो 0.5 kg, तो इसका आंसर जो है बी आंसर इसका है, बट कैसे क्या वो नीचे वाली लाइन से आपको क्लियर होगा। याद रखना 1 लीटर वाटर वेट्स 1 kg, मतलब 1 लीटर पानी का वेट कितना है, 1 kg। ठीक है, तो यहां पे ये सिंपल क्या बता रहा है हमको, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच फ्लूइड, कितना फ्लूइड जो है 0.5 kg में। तो जब 1 kg 1 लीटर तो आधा kg होगा, आधा kg कितना, आधा लीटर होगा, तो आधा लीटर कितना हो गया, 500 ml होगा। ठीक है, बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की कितनी है, वेग 1 है, तो 500 ml सडन फ्लूइड लॉस में डिक्रीज 0.5 kg ऑफ वेट। क्या यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक बात क्लियर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, आ सकता है आपके अभी भी अपकमिंग एग्जाम्स में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इससे पहले कि हमारे क्वेश्चन ही आज के खत्म हो गए। काफी सारे क्वेश्चन आज हमने लगभग 10-12 क्वेश्चन किए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, अभी मैंने बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स उठाए हैं इसके। बेसिक तो हैं बट यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, पीएच से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आज मैंने सोल्यूशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन लाए। डिहाइड्रेशन मेन इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन में ओआरएस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओआरएस से क्वेश्चन बनते हैं। अभी और भी कुछ क्वेश्चन हम आगे करेंगे। टाइम की कमी और साथ में अपलोड में दिक्कत आती है, अगर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो उसकी अपलोडिंग में, एडिटिंग में और बाकी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसलिए जो है वीडियो थोड़ी कम टाइम की बनाई जाए, ऐसा टीम ने कहा है। तो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं इसे। और साथ में ही आपको मैं रोज़ यही कहता हूँ कि यार व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, है ना। व्हाट्सएप ज्वाइन करोगे तो आप बिल्कुल ही अप टू डेट रहोगे चीज़ों के साथ। और बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करवा रहे हैं, जो बच्चे रोज़ कर रहे हैं वो जॉब के काफ़ी नज़दीक हैं और रोज़ सुबह क्वेश्चन आते हैं, उनके आंसर देते हैं। तो व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो स्लाइड्स के लिए, और इंस्टाग्राम को तो जरूर ही ज्वाइन करो, क्योंकि इंस्टाग्राम ही एक ऐसी जगह है यहाँ पे आप डायरेक्टली अपनी क्यूरी हमें डीएम कर सकते हो और टीम आपका रिप्लाई करती है। और कुछ बहुत रेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं वो मुझ तक भी पहुंचती है और मैं भी खुद से डीएम के आंसर्स देता हूं। तो ये हमसे बात करने के लिए डायरेक्टली आपको इंस्टाग्राम का एक्सेस दिया हुआ है, डीएम से बात कर सकते हैं। टेलीग्राम में स्लाइड्स मिलती हैं और व्हाट्सएप पे तो भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी बाकी सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे ही आती हैं। मोस्ट अप टू डेट जो कंटेंट या चैनल में जो भी चेंजेस, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको सारी अपडेट व्हाट्सएप चैनल पर मिलती हैं। कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर दो, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो।
इसके बाद अभी कुछ के लेक्चर्स आएंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद अब हमने सोचा है कि पीवाईक्यू सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके रिसेंटली कुछ एग्जाम हुए हैं स्पेसिफिक जेकेएसएसबी की अगर मैं बात करूं। जेकेएसएसबी रिक्रूटमेंट में जो एफएमपीएचडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू, जूनियर नर्स, ग्रेड नर्स, स्टाफ नर्स, मेल नर्स, इनके जो भी पुराने पेपर्स हुए हैं, जैसे कि अभी तो एनालिसिस आए हैं, कुछ एनालिसिस आ चुके हैं। अब किस किस का एनालिसिस आ चुका है? जीएमसी अनंतनाग का एनालिसिस आ चुका है, हंदवाड़ा का आ चुका है ना, कठवा का आने वाला है, श्रीनगर, उसके बाद आपका जेकेएसएसबी का एक जो पेपर हुआ था जूनियर नर्स का 2015 का, उसका एनालिसिस आ जाएगा, जीएमसी श्रीनगर का एनालिसिस। पहले ही एनालिसिस वाली वीडियो एक बार 4-5 कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम डायरेक्टली मेरे अपने स्टाइल में मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा। वो प्रीवियस ईयर पेपर डायरेक्टली हम अनंतनाग का क्वेश्चन पेपर पकड़ेंगे, उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके ऑप्शंस पढ़ेंगे, उसको मेरी तरह से सॉल्व करेंगे। वो नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन बी इज द करेक्ट यस तो आगे बढ़ो नेक्स्ट पे, वैसे नहीं। मेरे अपने स्टाइल से मैं वो सारे पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाला जो आपका एग्जाम है वो किस तरह का आएगा। जीएमसी हंदवाड़ा, जीएमसी उधमपुर और जेकेएसएसबी जो जूनियर मेल नर्स का, एफएमपीएचडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू का जो फॉर्म आप भर चुके हो, उस सब का मैं अभी पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। बिल्कुल स्टे ट्यून, चैनल के साथ जुड़े रहो, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। बस तुम पढ़ने पे फोकस करो, सिलेक्शन पे फोकस करो, आपको जॉब दिला के रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।